स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जब भी भारत और श्रीलंका की चर्चा होती है तो 13th अमेंडमेंट का जिक्र हमेशा आता है। आपने भी कई बार पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, पहली बार शायद ऐसा लग रहा है कि 13th अमेंडमेंट का इंप्लीमेंटेशन श्रीलंका करने जा रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते की बात है, श्रीलंका के राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे भारत के दौरे पर आए थे। पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया था कि श्रीलंका को यह 13th अमेंडमेंट इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। और इसी को देखते हुए आप देख सकते हो, जो बड़ी खबर आई है कि श्रीलंका प्रेसिडेंट विक्रमसिंघे टू होल्ड ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ऑन 13th अमेंडमेंट नेक्स्ट वीक। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि 13th अमेंडमेंट है क्या एग्जैक्टली। बहुत से लोग सुनते तो रहते हैं इसके बारे में, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, कहां से ये निकल कर आया, राजीव गांधी जी का क्या रोल था इसके अंदर, काफी कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे 3 लाइव बैच अभी स्टार्ट हुआ है, दैट इज प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच। कोई भी लेना चाहते हैं 31 जुलाई तक आपके पास समय है। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए अभी क्या हुआ था कि जस्ट कुछ समय पहले ही श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए हुए थे। आप देख सकते हैं पीएम मोदी और रणिल विक्रमसिंघे में काफी लंबी बातचीत चली थी, और इसी के दौरान यहां पर बताया यह भी गया था कि पीएम मोदी ने साफ साफ कहा है विक्रमसिंघे को कि श्रीलंका को 13th अमेंडमेंट उसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करना चाहिए, जो कि 13th अमेंडमेंट मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली आता है इंडो श्रीलंका जो अकॉर्ड हुआ था 1987 में। राजीव गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे उस समय भारत और श्रीलंका के बीच में अकॉर्ड हुआ था। और इसके साथ साथ ये भी बोला गया था इसके अंदर की जो काउंसिल, प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन होता है, जैसे भारत के अंदर राज्य हैं, स्टेट हैं, वैसे वहां पर भी इलेक्शंस कंडक्ट कराना चाहिए। खैर वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन यहां पर जैसा कि आप खबर देख सकते हो कि श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग यहां पर बुलाई है, और इसी मीटिंग के अंदर यहां पर चर्चा किया गया और बताया गया कि हां, इसको लेकर ये लोग आगे बढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट इस मीटिंग के दौरान पिछले हफ्ते भी यहां पर विक्रमसिंघे में 13th अमेंडमेंट को लेकर कहा कि इसका इंप्लीमेंटेशन तब हो सकेगा जब जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं श्रीलंका में पार्लियामेंट के अंदर वो इस पर एग्री हो जाएंगे। एट द मीटिंग बताया जा रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं एक साथ कंसेंसस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 13th अमेंडमेंट फाइनली इंप्लीमेंट किया जाए। और इसको लेकर हमें समझना है कि ये 13th अमेंडमेंट क्या है, लेकिन उससे पहले 1987 का अकॉर्ड अगर आप ये समझ जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको 13th अमेंडमेंट समझ में आ जाएगा। तो 13th अमेंडमेंट बेसिकली जैसा कि मैं आपको कह रहा था, ये कहां से आता है, ये आता है 1987 का जो इंडो श्रीलंका अकॉर्ड हुआ था। और इंडो श्रीलंका अकॉर्ड उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे भारत के राजीव गांधी जी, और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे JR जयवर्धने, उनके बीच में हुआ था कोलंबो में। मतलब कि यहां पर एक अकॉर्ड साइन किया गया था। और 1978 का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखोगे, देखो ये अकॉर्ड हुआ था 1987 में, लेकिन उस समय जो श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था वो 1978 का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था। और उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर आप देखिए उस समय श्रीलंका में क्या था कि एक यूनिटरी गवर्नमेंट थी। मतलब कि ज्यादातर पावर आप देखोगे, जो लगभग पूरी पावर होती है श्रीलंका की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होती थी। ठीक है, जितनी भी पावर है लगभग आप कह सकते हो 1978 कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम यह था कि जितने भी प्रोविंसेस हैं यहां पर, लगभग 9 प्रोविंसेस हैं, मैं आपको बता दूं श्रीलंका में। नदर्न प्रोविंस हो गया, ईस्टर्न प्रोविंस हो गया, इस तरह से टोटल 9 प्रोविंस है। तो 9 प्रोविंसेस की डिमांड उठने लगी, स्पेशली जो नदर्न वाला है और जो ईस्टर्न वाला, ये जो ऑरेंज कलर का आप देख रहे हो ना, ये नदर्न वाला पार्ट, और ये ईस्टर्न वाला पार्ट जो ऑरेंज कलर में आप देख रहे हो, यहां पर ज्यादातर आपको जो इंडियन तमिल्स हैं, जो तमिल्स हैं बेसिकली, वो देखने को मिलते हैं यहां पर, ये नदर्न और ईस्टर्न पार्ट में। स्पेशली वहां पर डिमांड होने लगी कि हम सेंटर के द्वारा कंट्रोल नहीं होना चाहते, हमें यहां पर कई सारे फ्रीडम चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए, और यही मेन मुद्दा था। तो 1987 का ये जो अकॉर्ड था वो बेसिकली जो 1978 का कॉन्स्टिट्यूशन था श्रीलंका का, उसको एक प्रकार से कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। मतलब कि जो पावर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सब कुछ हुआ करती थी, उसको एक प्रकार से राज्यों में, जो प्रोविंसेस हैं, उसमें फैलाने की कोशिश थी। तो 1987 का अकॉर्ड मेनली एम करता था टू ट्रांसफर सम ऑफ द पावर्स आउट टू द गवर्नमेंट ऑफ कंट्रीज 9 प्रोविंसेस एंड देयर बाय फाइंडिंग अ सोल्यूशन। क्योंकि उस समय सिविल वॉर चल रहा था। सिविल वॉर किसके बीच में चल रहा था? LTTE आपको पता ही होगा,
लिबरेशन तमिल टाइगर्स और साथ ही साथ जो श्रीलंका सरकार है उन लोग के बीच में पूरी फाइट चल रही थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस 1987 अकॉर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अंडरवेंट दी 13th अमेंडमेंट, मतलब कि जो 1987 का जो अकॉर्ड हुआ था श्रीलंका और भारत के बीच में, जिसके तहत जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो पावर कई सारे प्रोविंसेस में यहां पर देने थे। तो अगर मान लो अगर इतना बड़ा पावर शिफ्ट करना है तो श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव को हम क्या कहते हैं? अमेंडमेंट कहते हैं। तो इसीलिए इसको बोला गया 13th अमेंडमेंट। ये 13th अमेंडमेंट था। तो 13th अमेंडमेंट बोला तो गया था उस समय हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा ये 13th अमेंडमेंट क्या है। 13th अमेंडमेंट बेसिकली ये 1987 के राजीव गांधी और जो श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धन है उनके बीच में जो अकॉर्ड हुआ था उसमें जो बातें कही गई थी उसको इंप्लीमेंट करने के लिए ये 13th अमेंडमेंट आया था, जो कि अभी तक पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। अब देखिए इसके अंदर और भी कई सारी चीजें थी। एक तो था डिवोल्यूशन ऑफ पावर, सेंटर से प्रोविंसेस में ये पावर डिस्ट्रीब्यूट करना था। फिर इसके अलावा इसके अंदर ये भी बोला गया कि श्रीलंका में सिर्फ सिन्हला को ही बढ़ावा नहीं देना है। सिन्हला मतलब कि वहां की जो लोकल लैंग्वेज है श्रीलंका की, इसके अलावा क्योंकि तमिल की भी बड़ी पॉपुलेशन है, तमिल हो गया, इंग्लिश हो गया, उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अडॉप्ट करना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हो पाया, लेट मी टेल यू। फिर इसके अलावा यहां पर जो इमरजेंसी लगा हुआ था ईस्टर्न और नदर्न प्रोविंस में, जहां पर तमिल्स रह रहे थे, ये ईस्टर्न प्रोविंस और नदर्न प्रोविंस में जो इमरजेंसी लगा हुआ था उसको हटाना, वो भी इसके अंदर बोला गया था बाई 15 अगस्त 1987। और इसके अलावा यहां पर जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको, वो अगर सरेंडर करते हैं आर्म्स तो उनको एक प्रकार से एमनेस्टी प्रोवाइड करना, मतलब उनको सजा नहीं होगी, ये भी इसके अंदर बोला गया। तो ये जो अकॉर्ड हुआ था उसमें बहुत सारी चीजें बोली गई थी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके अलावा अकॉर्ड में यह भी बोला गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइटिंग में लिख कर देगी, गारंटी कर देगी, यहां पर जो भी इंप्लीमेंटेशन होना है, जो भी प्रपोजल होना है, उसको भारत सरकार भी राइटिंग में लिख कर देगी। और इसी की वजह से आप देखोगे जब से ये 1987 से चलता आ रहा है, तब से तमिल जो ग्रुप है श्रीलंका के अंदर, वो बार बार यही हम डिमांड करते हैं कि ये 13th अमेंडमेंट पूरी तरह से इंप्लीमेंट होना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हो पाया। अभी इनफैक्ट जब रणनील विक्रमसिंघे भारत के दौरे पर आए थे उस समय भी तमिल्स के द्वारा आवाज उठाई गई थी कि ये 13th अमेंडमेंट इंप्लीमेंट होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया, क्या क्या चीजें हुई थी उसके बाद से लेकर 1987 से लेकर अभी तक क्या हुआ, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, जो आर्म्ड स्ट्रगल है नदर्न और ईस्टर्न रीजन में, मैं अगेन आपको दिखाता हूं, ये मैप है, ये नदर्न प्रोविंस है और ये ईस्टर्न प्रोविंस है जहां पर तमिल्स रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों जगह पर आर्म्ड स्ट्रगल चल ही रहा था, वही एलटीटीई और श्रीलंकन सरकार के बीच में। इसी बीच के दौरान बताया जा रहा है कि क्योंकि 1987 का अकॉर्ड आया था, 13th अमेंडमेंट हुआ था जिसके तहत पावर का डिवोल्यूशन होना था, तो सेंटर जो है धीरे धीरे कर वो डिवोल्यूशन कर ही रही थी, आप समझ लीजिए। ऐसा बोला जा रहा है कि धीरे धीरे करके यहां पर जो ऑटोनॉमी है प्रोविंसेस को वो वहां पर दिया जा रहा था, जिसके तहत बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लैंड और पुलिस की पावर होगी और जो इलेक्टेड काउंसिल्स होंगे, जैसे भारत के अंदर क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं जिसमें एमएलएज होते हैं, भारत में है ना, जितने भी राज्य हैं जहां पर असेंबलीज हैं उसमें एमएलएज होते हैं, तो उनके पास पावर होती है, राज्यों के पास खुद की पावर होती है, चीफ मिनिस्टर होते हैं। वैसे ही यहां पर बाकी की जो पावर है, ये जो प्रोविंसेस आप देख रहे हो, टोटल 9 प्रोविंसेस हैं, उनको भी यहां पर पावर होगी एग्रीकल्चर के लिए, हाउसिंग, रोड ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ, इस तरह की कई सारे पावर्स प्रोविंसेस को दिए जाने लगे। लेकिन क्या यह पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो पाया? नहीं हो पाया। बोलने के लिए कहा जा रहा था कि ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखोगे जो सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच में, वो पूरी तरह से नहीं हो पाया। अब देखिए इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। श्रीलंका में इसको इंप्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए एक तरफ तमिल पीपल है नदर्न और ईस्टर्न रीजन में, यहां पर उनका कहना था कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। दूसरी तरफ वहां के जो लोकल लोग हैं, जो सिन्हला नेशनलिस्ट हैं, वो एक प्रकार से सेंटर को ब्लेम कर रहे थे, सरकार को ब्लेम कर रहे थे कि आप इंडिया के प्रेशर में आ रहे हो, भारत आपके ऊपर ये 13th अमेंडमेंट थोप रहा है, इसकी वजह से आप कर रहे हो। तो वो लोग इस चीज को लेकर खुश नहीं थे। उनका कहना था कि नहीं, सेंटर के पास ही सारी पावर होनी चाहिए। तो इस तरह से जो नेशनलिस्ट भावनाएं हैं वो लगातार चल रही थी 1987 के बाद से। अगर आप देखिए, मोर ओवर यहां पर यह भी बोला गया कि जो डिवोल्यूशन होना चाहिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। थोड़ा बहुत भी जो डिवोल्यूशन किया गया सेंटर के द्वारा प्रोविंसेस के अंदर, उससे भी प्रोविंसेस को कोई खास फायदा नहीं हुआ। अब इसके अंदर एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बताता हूं। ये जो 1987 का अकॉर्ड हुआ था, इसके अंदर एक और चीज बोला गया कि
नॉर्थ और ईस्टर्न प्रोविंसेस को मर्ज कर दिया जाएगा एक में। कहने का मतलब यह है, जैसे अब आप देख सकते हो ये मैप है पूरा श्रीलंका का, यहां पर जो नदर्न प्रोविंस है और जो ईस्टर्न प्रोविंस है, इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया जाएगा, एक सिंगल प्रोविंस बन जाएंगे, नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस इसको बोला जाएगा, ये दोनों मिलकर, ठीक है। और ये टेम्परेरी किया जाएगा। टेम्परेरी क्यों किया जाएगा? एक बार के लिए इनको मर्ज कर दिया जाएगा, फिर यहां पर एक रेफरेंडम कराया जाएगा। ऐसा बोला गया था अकॉर्ड के अंदर, 1987 के अकॉर्ड के अंदर, कि रेफरेंडम में डिसाइड किया जाएगा कि क्या ये दोनों प्रोविंस अलग होना चाहते हैं या फिर एक होना चाहते हैं, ठीक है। अगर वो वोट करेंगे कि हाँ वो एक रहना चाहते हैं तो ये दोनों एक ही प्रोविंस रहेंगे, और वो अलग अलग रहना चाहते हैं ईस्टर्न प्रोविंस और नदर्न प्रोविंस तो वो अलग अलग हो जाएंगे। ऐसा यहां पर बोला गया था। फिर इसको देखते हुए क्या हुआ कि ये जो मर्ज प्रोविंस था नॉर्थ ईस्टर्न, ये जो एक साथ प्रोविंस टेम्परेरी बेसिस पर बनाया गया था ये पूरा, इसके अंदर एक इलेक्शन कंडक्ट कराया गया। इलेक्शन के तहत एक सरकार चुनी गई, ठीक है। 1988 में आप देखोगे तो एक इलेक्शन हुआ था, जिसके तहत जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे वो बने थे अन्नामलई वरदराज पेरुमुल। ये चीफ मिनिस्टर बने किसके? नदर्न और ईस्टर्न प्रोविंस के, क्योंकि ये टेम्परेरी बेसिस पर मर्ज कर दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, जो बताया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा, उनका ये कहना है कि ये जो चीफ मिनिस्टर थे वो बेसिकली अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते थे। मतलब उनका कहना था कि हम एक सेपरेट इलम बनाएंगे। इलम का मतलब एक जो आइलैंड है ना, जैसे श्रीलंका इलम, ठीक है, एक अलग देश बनाना चाहेंगे। तो ये जो बात कही गई ना उनके द्वारा, इसको लेकर सेंटर जो है काफी नाराज हो गया, और जो प्रेसिडेंट है श्रीलंका के रणसिंघे प्रेमदासा, उन्होंने यहां पर इमरजेंसी लगा दी, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। और ये प्रेसिडेंट रूल, लेट मी टेल यू, 1988 के बाद से 2006 तक लगातार ये प्रेसिडेंट रूल चला था, ठीक है। तो बहुत लंबे समय तक ये जो दोनों प्रोविंस है नदर्न और ईस्टर्न प्रोविंस, वहां पर लंबे समय तक प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, जिसकी वजह से अब लोग वहां बहुत नाराज हैं, जो स्पेशली जो तमिल है वो खुश नहीं है। और जो मैंने आपको कहा था ना रेफरेंडम कराया जाएगा, मतलब कि मैंने आपको बोला था ये दोनों को मर्ज कर दिया गया था और बोला गया था कि रेफरेंडम कराया जाएगा कि इनको क्या इनको साथ रहना है कि अलग होना है, लेकिन वो रेफरेंडम कभी कराया ही नहीं गया। इनफैक्ट क्या होता है 2006 में, मैं आपको बताता हूं, 2006 में सुप्रीम कोर्ट, श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जिस तरीके से दोनों को मर्ज किया गया वो इल्लीगल था। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने इसके मर्जर को इल्लीगल करार दे दिया, जिसकी वजह से 2006 में फिर ये अलग अलग हो गए, नदर्न प्रोविंस बन गया और ये ईस्टर्न प्रोविंस बन गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और फिर फाइनली क्या होता है, 2008 में जाकर नदर्न प्रोविंस में और 2008 में जाकर ईस्टर्न प्रोविंस में इलेक्शन होते हैं, और फिर 2013 में जाकर नदर्न प्रोविंस के अंदर इलेक्शन होते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि इलेक्शन तो हुए, लेकिन कब तक हुए? 1988 के बाद से जाकर फाइनली 20-30 साल के बाद ये इलेक्शन हुए, जिसकी वजह से वहां पर जो तमिल रह रहे हैं वो नाखुश है। उनका कहना है कि वैसे तो श्रीलंका के सारे प्रोविंसेस में रेगुलर इलेक्शंस होते थे, लेकिन सिर्फ यहीं पर नदर्न और ईस्टर्न प्रोविंस में इलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था। तो आई होप कि आप समझ पा गए होंगे कि आखिरकार वहां पर इतनी ज्यादा नाराजगी क्यों है। वैसे मैं आपको बता दूं 2014 के बाद से श्रीलंका के बाकी किसी भी प्रोविंस में अभी तक इलेक्शन नहीं हो पाया है, प्रोविंसेस का इलेक्शन नहीं हो पाया। हम सबको पता है कि श्रीलंका की इस समय हालत क्या है। 2017 में एक एक्ट आया था, वो भी उनको इंप्लीमेंट करना है, वो नहीं हो पाया है। तो देखते हैं कि फाइनली क्या श्रीलंका यहां पर कर पाता है कि, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि 13th अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है। वो देखना होगा क्या श्रीलंका करता है कि नहीं एक्चुअल में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि श्रीलंका का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा इनमें से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी आपको बैच लेना हो, एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।